हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, क्षितिज भाग 1 हम पढ़ रहे हैं और 6 लेसन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे 7th लेसन की। महादेवी वर्मा जी का लेसन है मेरे बचपन के दिन। ठीक है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रह चुकी हैं हिंदी साहित्य इतिहास में। इनको नकार देना यानी कि अपने नंबर गवा देना। ठीक है, इनको आप यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो इनको आप बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड ना लें क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इनका थोड़ा मोड़ा जो परिचय इसमें दिया गया है बुक में वो पढ़ लेते हैं। अब कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे कि इसमें परिचय कम है। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएगी, क्लासेस का स्तर बढ़ता जाएगा, आपको देखने को मिलते जाएंगे इनके और भी परिचय। ठीक है, तो जितना अभी बुक्स में है उतना पढ़ेंगे और साथ साथ में इनको कौन से पुरस्कार मिले हैं, कौन सी रचना के लिए मिला है, वो सब चीज़ें बता दी जाएंगी। उनकी उपाधियां बता दी जाएंगी। साथ साथ में आप नोट डाउन करते रहिएगा। हाइलाइटर है तो आप बुक में हाईलाइट ज़रूर कीजिए, और नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर 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 कीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए जिन्हें भी ज़रूरत है। टीजीटी पीजीटी अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप उनको शेयर कीजिए, और नो डाउट इसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। आपका इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास भी मजबूत होगा। क्यों, क्या कारण है? कारण ये है कि आपके जो ये हस्ताक्षर हैं, जो भी ये हस्ताक्षर जो जैसे महादेवी वर्मा, चपला देवी हमने कल पढ़ा, हरिशंकर परसाई, उनके बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में आपको जानकारी होगी। ठीक है, तो आपका रिवीजन डबल बार हो जाएगा। एक बार हिंदी साहित्य का इतिहास भी हम शुरुआत करेंगे और ये बुक भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में। हाँ जी, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। ठीक है, जन्म से प्रश्न बन जाएंगे, जैसे कि 4 आपको लेखक दे दिए और उनके साथ में उनके सामने उनका सन दे दिया। ठीक है, उनका समय दे दिया, फिर क्या करना होगा, उसको मिलाना होगा। इस तरह से आपको प्रश्न दे दिए जाएंगे। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए थे। तो उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। ठीक है, सन 1987 में उनका देहांत हो गया था। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और आगे देखते हैं। निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह रहे हैं। ठीक है, आपको मैं बता देती हूँ। निहार का जो समय है वो 1930, अगर आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। निहार का जो समय है वो 1930 है और रश्मि का है 1932। ठीक है, निर्जा का है 1935 और यामा का है 1940। ठीक है, इनके कुछ कुछ समय हैं, ये आपको ज़रूर देख लेना चाहिए एक बार। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखाचित्र तथा संस्मरण उनके प्रमुख हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ही श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, इनको कुछ उपाधियाँ दी गई थी, वो दी गई थी, आप लिख लो। पहले मैं बोल देती हूँ। इनकी कुछ उपाधियाँ थी, वो थी साहित्य की सम्राज्ञी। ठीक है, शारदा की प्रतिमा, ये इनकी उपाधियाँ हैं। आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानी जाती है महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा। तो और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणिनि, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए।
पहला क्या बताया मैंने उपाधि, साहित्य की सम्राज्ञी, शारदा की प्रतिमा, और थर्ड है आधुनिक युग की मीरा, एंड फोर्थ इज हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पाणिनि। ये इनकी उपाधियां है। तो आप इसको कहीं भी नोट डाउन आप कर सकते हैं, बुक में है तो बुक में कीजिए। अच्छा, अब ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको कब कब मिलता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिलता है 1982, है ना, 1982 में इसको मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे देख लेते हैं फिर। ये वीडियो पॉज कीजिए और लिखते रहिए। महादेवी वर्मा की साहित्यिक साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखाचित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरणों और रेखाचित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण एवं चित्रात्मक है। अब देखो, जो लेसन का जो नाम है वो है मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन, इसको एक बार देख लेते हैं। महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। ठीक है, तो ये कब की जो लिखा कब है? जब ये विद्यालय में पढ़ रही थी। तो जब ये विद्यालय में पढ़ रही थी तब उनकी जो स्मृति थी, उनकी जो यादें थी, उनको वो लिखती हैं मेरे बचपन के दिन। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैया, विद्यालय की सहपाठिनियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं पाठ की तरफ। लेकिन पाठ की तरफ जाने से पहले जो आ जाइए, सबसे पहले जो कठिन शब्द है ना उसको देख लेते हैं, उसके बाद पाठ को पढ़ेंगे। आ जाइए। पेज नंबर है आपका 76। ठीक है, पेज नंबर आपका क्या है? 76। इस पर आप सबसे पहले आ जाइए। सबसे पहले हम कठिन शब्दों को देख लेते हैं क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं। चलिए, क्या है? परम धाम यानी कि स्वर्ग। परम धाम यानी कि स्वर्ग। सिंपल नहीं आएंगे, थोड़ा सा जो कठिन होंगे वही आते हैं प्रश्न भी। तो परम धाम का क्या हुआ? स्वर्ग। प्रतिष्ठित यानी सम्मानित, नक्काशीदार बेल बूटे के काम से युक्त, फूल, तांबे और रांगे के मेल से बनी एक मिश्र धातु। ठीक है, याद रखिएगा, आ सकता है। निराहार, बिना कुछ खाए पिए। पदक, सोने, चांदी या अन्य धातु से बना हुआ गोल या चौकोर टुकड़ा जो किसी विशेष अवसर पर पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, उसे हम कहते हैं पदक। प्रशंसा सूचक पुरस्कार भी है ये। प्रभाती यानी कि सवेरे गाया जाने वाला गीत। प्रभाती यानी कि सवेरे गाया जाने वाला गीत। लहरिया, रंग बिरंगी धारियों वाली विशेष प्रकार की साड़ी जो सामान्यतः तीज, रक्षाबंधन आदि त्योहारों पर पहनी जाती है। वाइस चांसलर यानी कि कुलपति। वाइस चांसलर मतलब कि कुलपति। अब ये देख लो, यह भी जाने, इसको एक बार देख लेते हैं। स्त्री दर्पण। इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के संपादन में सन 1909 से 1924 तक लगातार प्रकाशित होती रही। स्त्रियों के व्याप्त अशिक्षा और कुरीतियों के प्रति जागृति पैदा करना उसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ये आपको लेसन में मिल जाएगा और यहाँ से कभी कभी प्रश्न बन भी जाते हैं। अब देख लीजिए, एक और चीज़ देख लो। ये देखिए, मातृभूमि अ विलेज विदाउट विमेन 2005 ये फिल्म है। तो ये मनीषा झा द्वारा निर्देशित है। ठीक है, और कन्या भ्रूण हत्या की त्रासदी पर है ये। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनर पूछ भी सकते हैं। चलिए अब पाठ की ओर चल देते हैं। ठीक है, मेरे बचपन के दिन।
शुरू कर लेते हैं। महादेवी वर्मा जी का है और आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, क्योंकि पार्ट के सामने भी पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा रचित है, तो याद रखना। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती है। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज दिया जाता था, यानी कि मार दिया जाता था, पैदा होते ही उनको मार दिया जाता था। तो 200 वर्ष के बाद में ये महादेवी वर्मा जी का जन्म होता है। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेज़ी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण ही नहीं था। तो समझ रहे हो, ये बड़ी लाड प्यार से पाली गई थी, क्योंकि 200 वर्ष के बाद में कोई लड़की हुई थी और बड़ी मन्नतों के बाद में ये महादेवी वर्मा जी पैदा हुई। तो इनको वो सब सहना नहीं पड़ा था जो बाकी लड़कियों को अपने अपने घरों में सहना पड़ता था। आगे देख लेते हैं। मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई, है ना। इनकी माता कहाँ से आई? जबलपुर से। तब हिंदी का कोई वातावरण नहीं था, लेकिन इनकी माता के आने के बाद में हिंदी बोली जाने लगी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या पढ़ा? सबसे पहले इन्होंने पढ़ा था पंचतंत्र की जो पुस्तकें आती है वो। आगे देखते हैं। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। बाबा क्या कहते थे? इसको हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी का लिंग परिवर्तन क्या होगा? विद्वान। ठीक है, जो महिलाएं जो लड़कियों के लिए आता है विदुषी स्त्रीलिंग के लिए, और पुरुषों के लिए यानी पुल्लिंग के लिए आता है विद्वान। याद रखना, कई बार गलती हो जाती है। ठीक है, मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसीलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा बैठी। तब पंडित जी आए और संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने मैं रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्राउथवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। ठीक है, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। 4। उनमें पहली कौन सी साथी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये सुभद्रा कुमारी जो लिखा गया ना, ये सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में लिखा गया है। 7वें दर्जे में वो मुझसे 2 साल सीनियर थी, मतलब कि वो 2 साल उनसे सीनियर थी। वे कविताएं लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। सुभद्रा कुमारी जी किस बोली में लिखती थी? खड़ी बोली में, याद रखिएगा। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, है ना, उनसे बड़ी थी ना, 2 साल बड़ी बताया ऊपर। अच्छा, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, यानी फेमस हो चुकी थी वो। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो?
तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरे डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिया और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्राउथवेट में एक पेड़ की डाली के नीचे उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे जब और लड़कियां खेलती थी। तब मैं तुक मिलाते थी। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। उस समय कौन सी पत्रिका निकलती थी? तो कौन सी निकलती थी? स्त्री दर्पण। याद रखिएगा, ये वाला हाईलाइट कर लो इसको। उसी में भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। भाई जो लिखते थे हम तुकबंदी, वो मेरी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्राउथवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे अध्यक्ष। ठीक है, कौन कौन थे? हरिऔध जी और श्रीधर पाठक जी अध्यक्ष हुआ करते थे। कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई और होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था, तो इनको हमेशा यही फर्स्ट आती थी। इनमें 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें, मतलब 100 से ज़्यादा ही मिले होंगे, कम नहीं मिले होंगे उनको। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नकाशीदार, सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरों में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे। जब बापू आए थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकालकर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया और उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती? मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है? पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल के कटोरे में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी और पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गईं। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जुबेनिसा हमारे कमरे में आकर रही। देखो, ये पूछा जा सकता है मराठी लड़की का नाम क्या है? जुबेनिसा। ठीक है, हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जुबेन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। जुबेन या जुबेनिसा ये एक ही है। जेबुनिसा है ना, जेबुनिसा या जेबुन ये एक ही है। तो कहीं कहीं पर आपको जेबुन भी मिल सकता है और कहीं पर जेबुनिसा भी मिल सकता है। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था, मतलब समय मिल जाता था जब इतना काम जेबुन कर देती थी। तो जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जिन्नत बेगम। देखो, उस्तानी जी का नाम क्या है? जिन्नत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना ना रहा जाता था। वाह, देसी कोआ मराठी बोली। तो वो क्या बोलती थी उस्तानी जी? देखो कथन किसका है?
पूछा जा सकता है कि भाई ये कथन किसका है। वाह देसी कोआ मराठी बोली तो उस्तानी जी का है, उस्तानी जी जिन्नत बेगम। ठीक है। ज़ेबुन कहती थी नहीं उस्तानी जी यह मराठी कोआ मराठी ही बोलता है। ज़ेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय ये देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी, है ना, जो धर्म के नाम पे जो झगड़े वगैरह होते हैं वो चीज़ें नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी तो वे बुंदेली बोलती थी, कोई अंतर नहीं था। और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाना खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे और कोई विवाद भी नहीं होता था। जब मैं विद्यापीठ आई तब मेरे बचपन का एक वही क्रम चला जो आज तक चलता रहा। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक भी वो चलते रहते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, तो बेगम साहिबा मतलब कौन कहती थी कि हमको ताई कहो, प्रश्न देखो, कौन कहती थी कि हमको ताई कहो, तो बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना पड़ता है, यानी कि बिना कुछ खाए पिए। अभी कठिन शब्दों में पढ़ा था। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे लिए भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेग ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा का जो भाई था, ठीक है, उसका नाम क्या था, तो मनमोहन था। याद रख लेना, प्रश्न ऐसे ही बनेंगे, तो आपको बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा, बार बार इसको सुनना पड़ेगा, प्रश्न तो ऐसे ही बनेंगे। वहीं प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। तो इनके जो भाई थे ना मनमोहन महादेवी वर्मा जी के, तो वो आगे जाकर क्या बने थे, वाइस चांसलर भी, कुलपति बने थे वहाँ पर। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का भी नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। चलिए पाठ तो यहीं समाप्त होता है, ठीक है, पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो आप लोग अच्छे से आपने पढ़ ही लिया होगा, और आपके पास बुक है ना, तो आप एक बार इसके उपसर्ग प्रत्यय जो भी इसमें दिए गए हैं कठिन शब्द वगैरह, उसको भी एक बार देख लेना। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का मेरे बचपन के दिन कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और यकीन कीजिए सफल हो जाएंगे। कल एक नए लेसन के साथ में आऊँगी। कल यहाँ पर जो शायद एक आखिरी पार्ट होगा, उसके बाद में काव्यखंड शुरू हो जाएगा। तो काव्यखंड में बहुत ज़्यादा मज़ा आप लोगों को आने वाला है सच्ची में। तो ये ख़त्म होते काव्यखंड की ओर चलेंगे। इतना आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।